तो यहाँ कृषि है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ये कहा जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है बात कर लें कि भारत में स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा मतलब ये सब कहा गया है। उड़ीसा में पामा डाबी या कोमन या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयी क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम कहा जाता है। औस, अमन और बोरो शब्दावली भारत की किस फसल से संबंधित है। तो ये धान से संबंधित है। ठीक है, बोरो सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है, और अमन जो है वर्षा ऋतु में ये बोया जाता है और सर्दियों में काटा जाता है, और गर्मियों में प्री मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है और सर्द ऋतु में काटा जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की चाय भारत से आयात करने वाले देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है। तो आंसर हो जाएगा काली चाय। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। भारत में निर्यात की जाने वाली चाय की किस्में काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय, नींबू चाय है। भारत से निर्यात की जाने वाली चाय का अधिकांश भाग काली चाय और कुल निर्यात लगभग 96% है। 302 में आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। तो इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर किस नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा गुल, या दूसरा है गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट अब दिखाते हैं आपको 303। तो गुल या कुल कुशनेता पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में है। लोगों की कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय के जो गुल या कुल जैसे मोर चैनल का निर्माण किया है। जल संचय प्रणाली विशेष रूप से राजस्थान में छत पर वर्षा जल संचयन उपयोग आमतौर पर पानी पीने के लिए संग्रहित जो करते हैं वो सब है। चलिए 303 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस सब दालों के लिए नंबर 1 पर है। 304 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही जो है प्रभावित करती है, परिभाषित करती है, बताना है आपको। तो बोल रहा है कि यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादक करने की एक नई रणनीति है। फर्स्ट हमको सही लगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको देखेंगे यही सही लगा। वन के योगदान में वृद्धि करने के लिए वन का योगदान ये सब कहाँ से हो जाएगा, हरे रंग नहीं करो, यही आपका हो जाएगा। 1960 के दशक में शुरू हुई थी हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा हासिल करना। ठीक है, चलिए 305 है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार जो है अंगूर उत्पादन में भारत किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो 305 आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ अंगूर में है ज़्यादा। वाइन ये सब आपको पता होगा बनता है नागपुर ये सब, तो इसीलिए अंगूर के से ही बना जाता है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसमें उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978 से 79 में कितने मिलियन टन हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा सी आंसर 131.9। चलिए यहाँ नेक्स्ट शब्द दिखाते हैं आपका 307 कि द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। तो 307 में आंसर हो जाएगा आपका ये आपका पटना में है। ठीक है, ICR पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान RCR पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 308 की कि भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो यहाँ आपको देखना है 308 में कौन सही है। तो कृषि को अधिक उत्पादक बनाना सही है, कृषि को आर्थिक सतत बनाना भी सही है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मतलब तीनों को सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में आता है कि नहीं देखते हैं क्या क्या। हाँ 1 2 3 यहाँ आप सही यहाँ देख सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा। चलिए 309 पे आते हैं
कि हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या था। तो ये मृदा ये सब हटा देती है, सब मृदा क्षरण आपका ये सब जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 310 क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी। तो ये असमानुपाती सब थी। ठीक है, तो अब 311 ही आते हैं, 10 तो हो गया कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या है। यहाँ ये पूछ रहा है द्वितीय हरित क्रांति का, तो आंसर आपको यहाँ जो है उद्देश्य है यह हो जाएगा कि कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था, ये सब कुछ नहीं था। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस सबको। 312 में कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा जो है की है। तो वो आंसर आपके हो जाएंगे हरित क्रांति की शुरुआत भारत की कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हुई है। ठीक है, 313 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ सही है। तो यहाँ आंसर आपका सही कौन हो जाएगा। तो प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। हाँ, ये भी सही है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिण भारत के अधिक केंद्रित था। तो आपका ये भी, ये थोड़ा नहीं, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, दक्षिण भारत पर नहीं था। लेकिन दूसरा तीसरा बोला कि द्वितीय के हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका और सुरक्षा, ये आपका सही। पहला और तीसरा आपका तो ये सही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में पहला और तीसरा कहाँ है। तो ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 314 चलते हैं कि कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट आपका वेतन, ये सब तो है नहीं। चलिए देखते हैं अभी क्या कदम उठाएं, पता चल जाएगा, ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। तो आपका कदम क्या सभी लोगों निःशुल्क नहीं है, विशेष, हाँ आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष डाक टिकट गेहूँ क्रांति जारी किया गया है। जुलाई 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किए थे 1968 में, याद रखना इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए अब 315 में आते हैं। तो ये कृषि से प्रश्न आते रहते हैं, बहुत लंबा इसका क्वेश्चन होगा, कम से कम 50-60 तो होना चाहिए। तो अभी 315 है, तो कम से कम 370-80 क्वेश्चन आपके होंगे, उसके बाद मिट्टी सब आ जाएंगे। तो 315 क्या बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य जो है क्या है। तो आंसर हो जाएगा कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी, यहाँ से जो है ना, उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन। नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 316। ठीक है, कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें जो है उगाई जाती है। तो 3 फसलें यहाँ उगाई जाती है। 3 असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में 3 धान की फसलें उगाई जाती है, औस, अमन और बोरो। चलिए 317 में आते हैं कि हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण जो है हुआ है, यहाँ बोला जा रहा है। तो ये पंजाब का हुआ है, मुख्य रूप से उत्तर में पंजाब, हरियाणा, इस तरह पंजाब का ज़्यादा हुआ है। चलिए 318 की कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है। तो वो तो ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा कि कौन नहीं है कौन है। भारतीय कृषि को लेकर यहाँ बताना है। तो आंसर का झूम खेती, कीटनाशक, पीड़कनाशी, रासायनिक उर्वरक। झूम खेती तो खेती है, ये आप क्या कहते हैं, झूम खेती आपका है। ये स्लैश एंड बर्न खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है जिसमें कि प्राकृतिक वनस्पति को काटकर जला दिया जाता है और ताकि कृषि के लिए भूमि को साफ किया जा सके। हाँ, जला दिया जाता है, ये तो होते रहता है। यदि आप चावल उबल या उसके बाद खेत को जला कर मतलब जो धान उन अब यदि काटे हो तो कुछ कुछ क्या कहते हैं उसका काटने का जो बच जाता है ज़मीन के अंदर ज़रूर, और ऊपर ऊपर उसका जो डंडी सब कुछ है वो उसको जला दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका रबी की फसलें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबी की फसलें, तो यह एक कृषि फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है और बसंत में काट लिया जाता है। तो बात है कि यहाँ रबी की फसलें कौन कौन है ये आपको बताना है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है।
320 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में से नहीं है। तो आपका नहीं होगा। रोजगार तो है, ये तो है, नहीं है। मजदूरों की दिहाड़ी भी है। बढ़ती कीमतें, कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, नगद भुगतान से लेकर वस्तु के रूप में भुगतान की ओर बदलाव, ये आपका नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 321 है। क्या करना है, मिलान करना है आपको, यहाँ मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। मतलब कि राज्य है, एक तरफ खेती के आदिम रूप का नाम है। तो यहाँ फर्स्ट मिलाते हैं। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा बेवार। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका पेंडा। उड़ीसा, उड़ीसा का आपका हो जाएगा ब्रिंगा। और झारखंड का कुरुआ। मतलब कि ए का बी और दो का ए। मिलान कर लेते हैं किस में है। ए का बी, दो का ए का दो, अच्छा दो का ए और थ्री का डी। आपका बी आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको जो है मिलान ही करना है शायद, लेकिन यहाँ एक दिया हुआ है तो मिलाते हैं। लेकिन आपको देख लेते हैं नीली क्रांति, तो ऑप्शन में तो होगा ही है। तो नीली क्रांति आपका जो होना चाहिए वो आपका मछली से होना चाहिए, नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तिलहन और नीली क्रांति है। और तिलहन की यहाँ बात कर लें तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ऑप्शन क्या, हाँ, तो तिलहन भी है और यहाँ सब है। तो फर्स्ट का आपका था क्या बोले, मछली। तो फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी यही आ रहा है आगे आंसर। और सेकंड का ए। तो सेकंड पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा। गोल क्रांति आपका हो जाएगा आलू। और स्वर्णिम हो जाएगा समग्र बागवानी। ठीक है, मिल गया। तो भारत में कृषि की प्रक्रिया हरित क्रांति, कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति, दूध क्रांति उत्पादन, काली क्रांति सब हो जाए ना। फिर मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि दूध, श्वेत क्रांति में दूध आता है, काली में पेट्रोलियम आता है, भूरी क्रांति में चमड़ा आता है, कोको आता है, गैर पारंपरिक उत्पादक आता है, गोल्डन फाइबर क्रांति में जूट आता है, रजत आता है, सॉरी रजत क्रांति में अंडा आता है, मुर्गी पालन, और लाल क्रांति में मांस टमाटर आता है, लाल लाल जो है। चलिए 323, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के शुरुआत में बोई जाती है। तो यहाँ बोई जाती है खरीफ की फसलें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ना खरीफ की फसलें। तो देख सकते हैं खरीफ की फसलें हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। ये फसलें आमतौर पर जून से सितंबर के दौरान बोई जाती है। मानसून के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो अभी जो है जल ही रहा है, तो अभी शुरुआत हो गई होगी, ये फसल बोना शुरू हो गया होगा। और जैसे कि खरीफ में आपका चावल, मक्का, कपास, ज्वार, सब अभी चावल ये सब आपका हो रहा होगा। लेकिन बिहार यूपी में ज़्यादातर चावल ये भी हो रहा होगा। ठीक है, चावल, मक्का, कपास, मकई सब भी होता है, लेकिन चावल का भी ज़्यादा ज़रूरत है सबको। और अभी फसलें जो है मौसम के बाद जो है, मानसून और मौसम के बाद बोई जाती है। आमतौर पर सर्दियों में मतलब अक्टूबर दिसंबर में बोई जाएगी और मार्च मई में काट ली जाती है। और जिसमें कि आपका चना ये सब जो होता है ना, मसूरी, गेहूँ, ये सब इसी में आता है। और ये नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं रबी, इसके बाद रबी मौसम के बीच ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट अब जो है बात करते हैं 324 की। हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, यहाँ आपको बतानी है। तो कथन सही कौन है देखते हैं। तो हरित क्रांति के आने के बाद आत्मनिर्भर, ये तो सही है। हरित क्रांति के कारण एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी पोषक तत्वों की हानि होने लगी है। हाँ भाई, हानि तो होने लगी है, ये भी बात सही है। ये भी सही लगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ये बात डिपेंड करता है। तीसरा क्या बोला कि हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई है, वो तो हो गई है। तो ये आपका तीनों सही लग रहा है हमको, 1 2 3, हाँ। चलिए 325 है कि भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में आप अब यहाँ बताना। नकारात्मक था और ये अब सकारात्मक है। ठीक है, तो अब सकारात्मक देखते हैं 325 में कि कौन कौन सही है। फर्स्ट क्या बोला, हरित क्रांति के बाद चावल की उपज एवं गेहूँ की उपज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गलत है ये, मतलब नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए सेकंड है
सेकंड बोल रहा है कि हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल अधिक व्यापक हो चुकी है, भी हो चुकी है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की है, धीमी तो की है। दूसरा तीसरा आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं 326। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले किसान सही है आपका। इससे सूखी कृषि के सिंचित कृषि और महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले सही है। बात है कि अब देखना होगा। तो यहाँ इसमें 1960 से 70 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया हमको लगता है, आपका सी आंसर नहीं होगा। HYB बीजों का उपयोग पहले चरण 1960 के दशक के मध्य और 70 दशक के मध्य के बीच में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। हरित क्रांति के दूसरे चरण जो हुआ था ना, वो 1970 के दशक और 1980 के दशक हुआ था। तो ये आपका जो है दूसरे चरण का पूछ रहा है, ये फर्स्ट है आपका, दूसरा नहीं है। ठीक है, 327 पे आ गए। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रहा है ना कि किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है? तो हरित क्रांति से आपका नहीं है पी चिदम्बरम सुब्रमण्यम। नहीं, एक मिनट, ये नहीं, ये हो जाएगा पी चिदम्बरम का है, वो चिदम्बरम देख लेते। पी सुब्रमण्यम जो है ये। हरित क्रांति में नॉर्मल बोरलॉग आता 1960 के दशक द्वारा शुरू की गई थी। 1920 के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गेहूं की उच्च उपज देने की किस्मों में HYB को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार 1970 में सम्मानित किया गया था और स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 61-66 के तहत आई थी। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। थोड़ा इसे कर देते, मिला लेते हैं ताकि अब आसान हो जाए एडिटिंग करने में भी। 328 क्या बोल रहा है? भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान यहाँ जो आपको करनी है। तो चावल आंसर हो जाएगा खरीफ में। और कौन कौन है तो अब देख सकते हैं। रबी फसल में कौन कौन आता है? तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब आता है। रबी और खरीफ के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा सा मौसम होता है जिससे जायद और मौसम कहते हैं, जिसमें खरबूजा, तरबूजा ये सब आता है आपका। ठीक है, 29 क्या है? क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा सरकार ने बीज और अन्य निविष्टता बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किए हैं। ठीक है, 330 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो उर्वरक आपका आंसर हो जाएगा। उर्वरक आपका यहाँ नहीं है। और प्रमुख उद्योगों में कपास, जूट, कपड़ा और खाद्य तेल शामिल है। भारत की पहली चीनी मिल जो है 1903 में उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। और 1934 के गन्ना अधिनियम ने राज्य सरकारों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी थी। 331 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा कथन हरित क्रांति में सत्य नहीं है? तो हरित क्रांति के लिए यहाँ आप देखना है, तो चलिए यहाँ आपको दिखाते हैं। तो ये सब आपका जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन सत्य नहीं है। तो आपका खेती अधिक विस्तृत प्रकृति हो गई है, ये आपका सत्य नहीं है, इसलिए प्रकृति में खेती अधिक सघन हो गई है, सही है। इसके दूसरे चरण में भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखी से गीली खेती की ओर बदलाव हुआ, सही है। और इसके दूसरे चरण में फसल पद्धति और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार में बदलाव, ये आपका सही है। ठीक है, 332 पे आते हैं कि पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है? रबी की फसल का होता है। शीतोष्ण चक्रवातों के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। निचले हिमालय में वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। यही बर्फ गर्मियों के महीनों में हिमालय की नदियों में पानी के प्रवाह में को बनाए
रखती है। नेक्स्ट है कि जुलाई 1968 में भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो वो आपका कौन है? तो वो आपका गेहूं क्रांति हो जाएगा। ठीक है, जो हरित क्रांति का हिस्सा है कि शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1961 से 66 के तहत चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज पेश करके ही की गई थी। चलिए 34 है कि भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों की जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन, ये सब आपका जिम्मेदार हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं 35 पर कि उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोग जो है हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? तो मैक्सिको। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू हुई एक अवधि जिसके दौरान भारत में कृषि को प्रौद्योगिकी, उच्च उपज वाले किस्म के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग अपनाकर एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था। चावल की निम्नलिखित में से किस किस्म को भारत के लिए चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है और इसे पहली बार 1967 में असाधारण उपज के साथ उगाया गया था? तो IR8 एक चावल का ही प्रकार है। 37 है कि खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? 100 डिग्री। ठीक है, 100 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक होना चाहिए। 338 क्या है कि मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि जो है कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। कमांड क्षेत्र लिफ्ट प्रणाली आते हैं कि उसको पंपों और अन्य उपकरणों की सहायता से जल के निचले स्तर में ऊंचे स्तर तक उठाया जाता है, उसको लिफ्ट प्रणाली कहते हैं। प्रवाह प्रणाली आपका हो जाएगा सिंचाई का वह प्रकार जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा भूमि तक आपूर्ति को सक्षम करने के लिए जल उच्च स्तर पर उपलब्ध होता है। अवारबंदी हो जाएगा, यह एक आउटलेट कमांड के किसानों के बीच समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र और फसल की ज़रूरतों के अनुसार एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल की आपूर्ति के रोटेशन की एक प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक होल्डिंग के लिए आपूर्ति का दिन, समय और अवधि निर्दिष्ट होती है। चलिए यहाँ 339 देखते हैं कि कृषि भूमि जो हो गया नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है। ये सब क्या बताना है? 340 है कि फसलों का कौन सा समूह जो है रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो जूट और भांग, ये सब रेशे का है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह बाढ़ के मैदानों में उत्तम जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह उगता है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय है। और ये सब में वैकेंसी भी आती है, जूट उत्पादक में आता है, JCI करके आता है, जो आपका एग्जाम सेंटर यही सब रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता कहीं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए 41 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो हो जाएगा बेटी कपास, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आगे चलिए 342 से कि सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को जो है विस्तृत खेती कहते हैं, ये आप जान जाएंगे। फसल की पैदावार मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, इलाके और जलवायु, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अनाज खेती, स्थानांतरित खेती, ये सब जो होता है वो है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब आते हैं 343 को लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो गेहूं को किया गया है। ठीक है,
344 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो बी सिंचाई आंसर हो जाएगा। ये सब पे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, जोग्राफी सब आप पढ़ लिए होंगे। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, यहाँ पूछ रहा है। निर्वाह आपका हो जाएगा कृषि, कृषक जो है मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, वही आपका हो जाएगा निर्वाह कृषि। तो इसमें से है तो देख लेते हैं। निर्वाह खेती के प्रकार है। आदिम निर्वाह खेती या झूम कृषि कृषि का सबसे पुराना रूप है। यह आत्मनिर्भर आधार पर होती है और किसान अपने परिवार की ज़रूरतों के अनुसार भोजन को जुटाते हैं। पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर खेती की जाती है। वन्य नाम जान लेते हैं। स्थानांतरण खेती या काटकर जलाओ खेती। गहन निर्वाह खेती किसान सरल और अनेक उपकरणों का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करते हैं। 346 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो मेघालय आंसर हो जाएगा, मेघालय करता है। ठीक है, तो यही 347 की बात करें कि उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफ़ी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है? ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ लागू होता है। चलिए 348 है कि कुल श्रमिक बल का 54.6% और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार। तक कृषि चावल की खेती के लिए जो है के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। 350 क्या बोल रहा है कि भारत में बाबा बुडान पहाड़ियों पर खेती की जाती है। तो ये सब कॉफ़ी की वहाँ खेती की जाती है। बाबा बुडान ने 1670 में ये चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में कॉफ़ी प्लांट की शुरुआत की। 1834 में जनरल सर मार्क क्यूबन के समय में कॉफ़ी के विकास को प्रोत्साहित किया गया। कॉफ़ी बीन के प्रकार हैं आपके अरेबिका, रोबास्टा, एक्सेल्सा और लाइबेरिका। कॉफ़ी उत्पादक देश प्रथम ब्राज़ील है, दूसरा वियतनाम आता है। चलिए 351 क्या बोल रहा है कि डॉक्टर DS आठवाल को भारत में क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो गेहूं के क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो क्रांति क्या है तो जान लेते हैं। जैसे कि भारत में कृषि क्रांतियों के जनक हरित क्रांति कृषि के लिए है, जिसको MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं दूध डेयरी, वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति या मछली और एक्वा के लिए जो अरुण कृष्णन है, और डॉक्टर हरिलाल चौधरी भी हैं आपकी नीली क्रांति के लिए। स्वर्ण क्रांति के जो है आपका फल, शहद, इस सब के लिए स्वर्ण क्रांति, लेकिन इसके निरपक्ष तुजात जो हो गए। और रजत क्रांति के लिए अंडे के लिए रजत क्रांति इंदिरा गांधी जी हैं। पीली क्रांति तिलहन के लिए है, सैम पेत्रोदा जी हैं। गुलाबी क्रांति ये आपके हो जाएंगे फार्मास्यूटिकल्स झींगा प्याज के लिए गुलाबी क्रांति, जिसके आपके हो जाएंगे दुर्गेश पटेल। भूरी क्रांति है आपका चमड़ा और कोको के लिए, जिसका है हीरालाल चौधरी। और लाल क्रांति में मांस टमाटर है, विशाल तिवारी जी हैं आपके यहाँ। क्रांतियों के यहाँ नाम ले लिए हैं कृषि क्रांतियों के जनक के रूप में। तो ये सब हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ 300 क्या है 52 यहाँ कि भारत में कृषि जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है। 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ठीक है, तो 2021-22 कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। वही 353 है कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर जो है कहा जाता है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम के लिए हो जाएगा, मतलब D आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। वही यहाँ नेक्स्ट करते हैं, तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। खेती के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि एवीकल्चर पक्षी के लिए AP, मधुमक्खी के लिए PC, मछली के लिए VT, अंगूर के लिए फंगी, मशरूम के लिए ऑर्बोरी, वृक्ष के लिए और सिल्वीकल्चर चारा फसल के ओलेरीकल्चर सब्जियां के लिए। ठीक है, वही नेक्स्ट है 54 कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है तो वहाँ उसको
नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? स्प्रेड कृषि नाम दिया जाता है। चलिए और नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, यह आसान आसान है सब, कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगाना है? तो फल आपका जो है पोमी कल्चर के लिए वो आपका हो जाएगा। पोमी कल्चर फलों का उगाना होता है। एपी कल्चर मधुमक्खी छत्तों का रख रखाव है, ये सब तो आपको हो चुका है। 356 बोल रहा है कि यहाँ एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल, यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मतलब 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। तो ऊपर दी गई जानकारी किस फसल की चर्चा हो रही है? तो गन्ना की यहाँ बात की जा रही है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब ब्राज़ील नंबर 1 पर है गन्ने को उत्पादक किलो। मक्का जो है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। वहीं रबर की बात करें तो औद्योगिक उपयोगों के लिए मुख्य रूप से लेटेक्स के निर्माण के लिए उत्पाद होता है। 57 क्या बोल रहा है? 57 की कपास को उगाने के लिए कितने जो है उच्च तापमान की होनी चाहिए? तो 210 उच्च की होनी चाहिए। तापमान, हल्की बारिश और सिंचाई और पानी से मुक्त, ठीक है। उच्च दो, अच्छा ओ यहाँ दो को भरना है। उच्च तापमान होना चाहिए और 210 दिन तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं 358 की। भारत में प्रारंभ उच्च उपज विविधता कार्यक्रम जो है लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया है, ये पूछ रहा है आपका। तो ये आपका जो है 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया। वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ये आपका दहन कृषि की जाएगी। कर्तन एवं दहन कृषि या स्वीडन कृषि आमतौर पर वर्षा वन क्षेत्रों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि बैंगनी क्रांति हो गया, जिसको पर्पल रिवॉल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। तो यह क्रांति किस खेती के से संबंधित है? तो ये आपका लेवेंडर से संबंधित है, ठीक है। बैंगनी क्रांति आपका लेवेंडर से संबंधित 2016 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। भारत में लेवेंडर फसल की खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की ढलानों पर की जाती है। यही नेक्स्ट है कि भारत की योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 15 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो मक्का के लिए अनाजों की रानी कहा गया मक्का को। यह एक खरीफ फसल है और जिसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 में 21 डिग्री और 27 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से ये उगती है। चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए और उच्च आर्द्रता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 363 पे आते हैं। अब ये कंप्लीट ख़त्म होने वाला है क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि 2022 में आ गए हैं। मृदा रहित कृषि को जो है क्या कहते हैं? तो ये आपका हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चर से बना है। तो एगर का क्या अर्थ है यहाँ बताना है आपको। एगर का अर्थ आपका मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको रिवीजन करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है कि आप लोग इसे याद कर सकें। राष्ट्रीय जल विभाजन संस्थान जो हो गया आपका 2009 के आंकड़े के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत आपका क्या होगा? तो 51.09%, मतलब ए यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। भारत में जो है भूमि लगभग जो है 21.81% वन के अंतर्गत और 3.92 चारागाह के अंतर्गत अधीन है। यहाँ है कि DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है ये इसलिए क्योंकि यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है, ठीक है। वही नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं। विभाजन के दौरान भारत का जो है यहाँ कपास, भारत के कपास उत्पादक का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो समझ सकते हैं कि कपास भारत में एक प्रमुख फाइबर और नकदी फसल है और गुजरात और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक हैं।
पहली कपास मिल बॉम्बे थी, जो 1854 में ही बॉम्बे में स्थापित की गई थी। कंपनी थी आपका स्पिनिंग एंड विनिंग, ठीक है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग। और ये मध्य प्रदेश के सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक सूरजमुखी का है और पश्चिम बंगाल जूट का लिया है। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए जो है माना गया है प्रमुख है, यहाँ बताना है आपको। तो आंसर यहाँ ज्वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 369 पे आते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं कि 369 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। तो अरेबिका है आपका, अरेबिका कर्नाटक है, कोडागु चिक्कमगलुरी हसन केरल माला क्षेत्र और तमिलनाडु में है, नीलगिरी येरकौड कोडाइकनाल में उगाई जाती है। लेकिन वही बात करें कि निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है, तो तारामीरा यहाँ एक तिलहन की किस्म है। 371 पे यहाँ बात करें पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में जो है भूमि जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है, क्या कहलाती है, तो भूमि सीलिंग कहलाती है। मिट्टी पे चलिए आ गए हैं, मिट्टी को अब लेके चलते हैं। मिट्टी से भी बहुत प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जाएंगे कि लैटेराइट मृदा जो है परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये आपका लोहा हो जाएगा। लोहा आयरन उसमें ज़्यादा उपस्थित। लैटेराइट मृदा में उच्च वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन के कारण अतिरिक्त लोहा होता है। निक्षालन प्रक्रिया में चूना और सिलिका को हटा दिया जाता है, जिससे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमीनियम यौगिक निकल जाते हैं। अब ये मृदा नाइट्रोजन फास्फेट और कैल्शियम में कम होती है, जिससे ये स्वाभाविक रूप से कम उपजाऊ होती है। हालांकि खाद और उर्वरक डालने के बाद ये काजू जैसी पेड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट यहाँ 374 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी है, तो अपक्षय हो जाएगा, ठीक है। इसमें वायु जल बर्फ तापमान में परिवर्तन, ये सब आपको ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये दक्कन का लावा पठार जो है ये आपके लिए काली मृदा में समृद्ध होती है। दक्कन का लावा पठार पश्चिम मध्य भारत में एक ज्वालामुखी पठार है जिसका निर्माण पृथ्वी के भीतर लावा के जमने से हुआ है। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अफ्रीका पठार की बात करें तो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अकांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कटंगा पठार तांबे और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 376 कि निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो आंसर है खनन के कारण वनोन्मूलन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं आगे बढ़ लेते हैं। जो जो रहेगा कि हाँ ये इसमें हम कर सकते हैं तो करेंगे एक्सप्लेन, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये जल द्वारा जमा होती है जो सामान्यतः नदी घाटियों और उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें ह्यूमस और चूना प्रचुर मात्रा में होता है और इस पर उगाई जाने वाली फसल गन्ना चावल मक्का गेहूँ ये सब है। नेक्स्ट है कि उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है, तो पुराना जलोढ़ आपका भांगर कहलाता है और नया आपका क्या कहलाएगा बताइएगा, खादर कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, बांगर की बात करते हैं कि ये थोड़ी ऊंची सीढ़ीनुमा संरचना है और यह एक खादर क्षेत्रों में पाए जाने वाले नए और अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में पुराने है, तो खादर आपका नया है। और क्या 379 है कि मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता नापने के लिए जो है किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ppm का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, ppm मतलब प्रति मिलियन भाग हो गया आपका। 380 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व का संदूषक जल द्वारा प्रवाहित जो है होती है और यह मृदा की निचली परत में जम जाते हैं। तो ये निक्षालन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें। निक्षालन यह तब होता है जब अतिरिक्त जल अपवाह या जल निकासी के द्वारा जल में घुलनशील पोषक तत्वों को मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ हो जाएगा फास्फोरस की कमी है। काली मिट्टी में लौह, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो काली मिट्टी या कपास मिट्टी नमी के लिए अच्छी होती है और कपास, गन्ना, गेहूँ, ज्वार, चावल, खट्टे फल, सूरजमुखी, अलसी आदि उगाने के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को इसकी स्वखेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो निक्षालन से होता है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार जो हो गया कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र में दक्कन के उभयदेन के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन के उभयदेदन के नाम से किसे जानते हैं? प्रायद्वीपीय की काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ जो है मिट्टी मृदा सर्वाधिक विस्तार में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। इसमें पोटास की प्रचुर मात्रा होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और एक बांगर। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी है और जो महीने दरारों में जमा होने से मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और बांगर जो है बाढ़ के मैदानों से दूर जमी हुई पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो गाद से और धूल से बनी मिट्टी वो आपका लोएस होती है। चिकनी मिट्टी, स्लेट मिट्टी सबको पता ही होगा, ये लाल मिट्टी सब। जलोढ़ मृदा की यहाँ बात करें का रंग कैसा होता है। तो हल्के धूसर की राख जो होता है वैसा होता है। तो यहाँ बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है। आयरन है। आयरन मिट्टी पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है। मिट्टी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, निकल ये सब है। 88 क्या है कि उर्वरकों के संबंध में बताना है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे मिट्टी जो ह्यूमस प्रदान करते हैं वो सही नहीं है आपका। ठीक है, ह्यूमस मिट्टी का कार्बनिक घटक है जो पौधे और पशु पदार्थ के अपघटन से बनता है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से या कंपोजिटिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि शुष्क मिट्टी में मुख्य रूप से विकसित होती है जो विशेष रूप से स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। तो यहाँ आपको ये बताना है तो कौन है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जो इस प्रकार: जलोढ़, काली मिट्टी, लाल, पीली, लेटराइट, पहाड़ी, शुष्क, लवणीय और पिट मतलब दलदली मिट्टी। ठीक है, ये 8 प्रकार की मिट्टी ऐसे हैं लेकिन 4 को का ज़्यादा नाम होता है। लाल काली मिट्टी होता है आपका, जलोढ़ मिट्टी आपका नाम हो जाएगा और लेटेराइट मिट्टी का नाम होता है। ठीक है, 390 क्या बोल रहा है कि मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सही है। एक मिनट, कौन सही है। तो यहाँ दोनों सही नहीं है। ठीक है, रेतीली मिट्टी की बात करें कि इसमें अपक्षयित चट्टान के छोटे छोटे कण होते हैं। बढ़ते पौधे के लिए सबसे खराब प्रकार की मिट्टी में से एक है।
ठीक है। जल निकासी प्रणाली के लिए एक अच्छा आमतौर पर ग्रेनाइट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज जैसी चट्टानों के टूटने या विखंडन से ये बनता है। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय का निर्धारित करती है? यहाँ पूरा है तो यह उचावच हो जाएगा आपका आंसर, उचावच करती है। चलिए 392 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो अंतर फसल हो जाएगा आंसर यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं अब कि 393 कि तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है? रक्षक में खालाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है, तो मृदा अवदरण। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? भूस्खलन ये प्रभावित नहीं करता है। चलिए 396 कि मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना कर सकती है उसे आप क्या कहेंगे? तो वहन क्षमता। तो भाई अब ये कंप्लीट है, 2022 से सबका आ चुका है, तो इसीलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। मिट्टी आपका समाप्त हो जाएगा। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होता है, तो लाल विकसित होता है। ठीक है, दक्कन के पठार पर। यहाँ बात करें कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? तो 1/36। ठीक है, यह परत मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जिसे ह्यूमस परत भी कहते हैं और यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। बीज क्षितिज आमतौर पर एक खनिज है, उपसतह क्षितिज है और इस संचय का एक क्षेत्र है जिसे रोशनी कहा जाता है। शीत क्षितिज की यहाँ बात करें तो ये आपका सी में हो जाएगा कि यह मिट्टी की परत बीज क्षितिज के नीचे है और इसमें अनिवार्य रूप से कमोबेश अपक्षयित मूल चट्टान होते हैं। आधारशिला भूमि विज्ञान में आधारशिला का ठोस चट्टान है, तो मतलब कि आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी ऐसे है आपका। ठीक है, हिमाच्छादित मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो मोराइन के से जुड़े हुए हैं, तो कोरवा हो जाएगा। करेवा कश्मीर घाटी में है और जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के भद्रवाह घाटी में है ये। 400 पे आते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यहाँ बात करते में पाए जाने वाले एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर माफिक आग्नेय आधार पर विकसित होता है, तो ये लेटेराइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 401 कि भारत की मिट्टी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो हो जाएगा इनसेप्टिसोल हो जाएगा, आदि मृदा हो जाएगा। चलिए 402 पे यहाँ बात अब करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पीट मिट्टी पाई जाती है। 403 यहाँ बात करें मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया है। रोवर्ट के खेतों की यहाँ बात करते हैं कि रोवर्ट के खेतों में रेतीली मिट्टी उसके खेत के आदर्श रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो चना उगाई जा सकती है। किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की भूपर पट्टी गति करती है और ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो पटल विरूपण। चलिए हम नेक्स्ट अब वनस्पति पे आते हैं। आपका मिट्टी भी कंप्लीट करवा दिए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।